तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। इस पूरी दुनिया में वो तमाम लोग, हम आप सभी बहुत खुशनसीब हैं जो एक आज़ाद देश में रहते हैं, जहाँ हमें हर चीज़ की आज़ादी है। बट सोचिए, जिस देश में बिल्कुल आज़ादी ना हो और जहाँ के शासक या रूलर, डिक्टेटर, उसके इशारे पर ही पूरा देश चल रहा हो, वहाँ के लोगों की क्या हालत होती होगी। नॉर्थ कोरिया इसी दुनिया में, इसी धरती पर एक ऐसा देश है जिसके अंदर से खबरें बहुत कम आती हैं और जब भी आती हैं बहुत छन छन कर आती हैं। उसकी वजह यह है कि वहाँ एक शख्स है, एक डिक्टेटर, एक रूलर, जिसका नाम है किम जोंग उन। छोटे से कद का, गोल मटोल। उस देश में उस कहा हर शब्द कानून होता है और उस देश से जो भी बाहर भागने की कोशिश करता है उसका अंजाम मौत या फिर मौत से बदतर जिंदगी होती है। आज की कहानी उसी नॉर्थ कोरिया की कहानी है। कहानी बेहद अफसोसनाक। इस नॉर्थ कोरिया के लोग अपनी मर्जी से नहीं जीते हैं। सरकारी फरमान, वहाँ के अफसरान और किम जोंग उन की मर्जी के साथ ही वो सांस लेते हैं। हर चीज़, सोने से लेकर उठना, खाना पीना, क्या पहनना है, कैसे रहना है, किस तरह के हेयर स्टाइल होंगे, पैदल चलना है, गाड़ी में चलना है, मतलब हर छोटी छोटी बातों के लिए, गाने सुनने हैं कि नहीं, फिल्में बाहर की देख नहीं सकते हैं, मनोरंजन जो भी करेंगे वो सब दायरे में रहकर। हर चीज़ पर पहरा है, सांस तक पर पहरा है इस देश में। तो ऐसे देश में कोई भी रहना नहीं चाहेगा, निकलना चाहेगा, क्योंकि उसे घुटन महसूस होती है। और आज की कहानी एक ऐसी ही लड़की की कहानी है, जब नॉर्थ कोरिया से बाहर निकली, किस हालात में निकली, और बाहर आने के बाद उसने दुनिया के सामने जो सच रखा, वो सच रोंगटे खड़े करने वाला है। कहानी है एक लड़की की जिसका नाम है योनमी पार्क। योनमी पार्क नॉर्थ कोरिया के रहने वाली एक लड़की। उम्र इसकी बहुत कम थी जब इसे एहसास हो गया था कि इस देश में जीना कितना मुश्किल काम है। एक नॉर्थ कोरिया में जगह है हेसान। इसी हेसान में इसका जन्म हुआ। घर में माँ बाप, एक बहन। बाप चूँकि चाइना बॉर्डर के करीब ये इलाका था नॉर्थ कोरिया का, तो स्मगलिंग का काम किया करता था। बहुत सारे सामान, वो कपड़े, सिगरेट, चीनी, मेटल, ये चाइना से वो स्मगल करके नॉर्थ कोरिया में लाता और चुपचाप लोगों को बेचता, और कुछ नॉर्थ कोरिया से चाइना में स्मगल करता और वहाँ के लोगों को बेचता। एक दो बार पकड़ा गया, उसे सज़ा भी हुई। तो अब उसे लगा कि अब वो नज़र में आ गया है किम जोंग उन के सरकारी मुलाजिमों और वहाँ की सेनाओं के, तो अब इसलिए यहाँ रहना मुश्किल है, तो यहाँ से भागना चाहिए और कम से कम अपनी बीवी बेटियों को तो यहाँ से निकालना चाहिए। तो सबसे पहले उसकी 16 साल की एक बेटी, उस वक्त वो बड़ी थी और योनमी थोड़ी छोटी थी, तो उसने अपनी उस बड़ी बेटी को उसी जो उसका रास्ता था स्मगलिंग का, उसी रास्ते से कुछ ब्रोकर, कुछ दलालों के ज़रिए उसने नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर, चाइना के बॉर्डर से उसको पार करा दिया। अब वो उसकी बहन वहाँ पहुँची और फिर वहाँ से निकल कर वो साउथ कोरिया पहुँच गई। वो लकी थी, उसको अच्छा ब्रोकर मिला। उसने जो वादा किया पूरा किया, पैसे लेकर उसे नॉर्थ कोरिया से पहले चीन ले गया, फिर चीन से उसको साउथ कोरिया पहुंचाया। तो नॉर्थ कोरिया से सिर्फ एक अकेली ये लड़की नहीं भागी है। कुकू एफएम के ऑडियो प्लेटफॉर्म पर एक और लड़की की कहानी है, द गर्ल हु एस्केप्ड नॉर्थ कोरिया। बड़ी मार्मिक कहानी है ये। एक और लड़की जो नॉर्थ कोरिया से भागी थी, द गर्ल हु एस्केप्ड नॉर्थ कोरिया। तो ये कहानी आप कुकू एफएम के ऑडियो लर्निंग एप्लीकेशन पर सुन सकते हैं। कुकू एफएम एक बेहद तेज़ी से बढ़ता हुआ ऑडियो लर्निंग ऐप है और लाखों लोग इसको सुन रहे हैं और इससे कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपने अब तक कुकू एफएम की ऑडियो बुक नहीं सुनी है तो अब आपके लिए कुकू एफएम ने 7 दिन का फ्री ट्रायल शुरू किया है। इन 7 दिनों के दौरान आप पूरे प्लेटफॉर्म पर कोई भी शो सुन सकते हैं, जिसमें 5000 शो शामिल हैं, बल्कि 5000 से ज़्यादा हैं बिल्कुल मुफ्त। ऑफ़र बहुत तगड़ी है, तो अपने दोस्तों को और फैमिली मेम्बर्स को भी ये ज़रूर बताना। जब बहन चली गई तो इसके बाद अब योनमी और उसकी माँ की बारी थी। 2007 में बड़ी बहन गई थी
अब उसके बाद ये लोग इंतज़ार कर रहे थे कि हम भी जाएं। कुछ वक्त बीता और आखिरकार एक दिन बाप ने कहा कि एक डील हो गई है और तुम दोनों यहाँ से अब बॉर्डर क्रॉस कर लो। चोरी छुपे बड़ी मुश्किल से छुपते छुपाते दोनों माँ बेटी नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर क्रॉस करके चाइना में पहुँचती हैं। लेकिन योनमी अपने बड़े बहन की जैसी खुशनसीब नहीं थी। बॉर्डर तो पार कर गई, लेकिन जिस ब्रोकर के थ्रू इन लोगों ने बॉर्डर पार किया था उस ब्रोकर की नीयत डोल गई। बॉर्डर पार करते ही अब वो ब्लैकमेल करने लगा। उसने योनमी से कहा कि अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो ठीक, वरना मैं यहाँ के चीन के अधिकारियों को बता दूंगा और फिर तुम जेल जाना पड़ेगा इलीगल, और या तुमको वापस भेज देंगे नॉर्थ कोरिया, फिर तो तुम्हारी सज़ाए मौत पक्की है। तो वो घबरा गई। अब वो उसके साथ रेप करना चाहता था। माँ सब ये सुन रही थी। माँ उसके आगे गिड़गिड़ाती है, कहती मेरी बेटी को बख्श दो, बहुत छोटी है। फिर सौदा ये होता है कि बेटी के एवज में माँ अपने आप को आगे कर देती है। वो हैवान ब्रोकर उसकी माँ की इज्जत के साथ खेलता है और फिर उसकी माँ को एक दूसरे शख्स को बेच देता है। चूँकि माँ बेटी डरी हुई थी कि अगर ये इनकी बात नहीं मानेंगे तो फिर वापस नॉर्थ कोरिया भेजेंगे, फिर वहाँ ज़िंदगी ही नहीं है। तो फिर जब ज़िंदगी नहीं है तो फिर इज्जत का क्या करें। समझौता कर लिया। अब यहाँ हैवानियत का खेल शुरू हुआ योनमी के ऊपर। एक छोटी बच्ची, उस वक्त उसकी उम्र थी करीब 13 या 14 साल। अब उस ब्रोकर को लगा कि माँ को तो बेच दिया, अब उसने योनमी के साथ जुल्म ढाना शुरू किया। लगातार उसके साथ ज़बरदस्ती करता और ये कहकर करता कि देखो तुम मेरी बात मान लो, मेरे साथ रहो, बीवी का दर्जा नहीं दूंगा पर रखूंगा, और फिर मैं तुम्हें तुम्हारी बहन के पास साउथ कोरिया भेज दूंगा और तुम्हारी माँ को भी, पूरी फैमिली एक साथ हो जाओगी। कुछ वक्त के बाद सब्र किया योनमी ने, उसके साथ रही, अपने आप को नुचती खसोटती देखती रही। लेकिन फिर उसने बहुत दिनों बाद, शायद उसका मन भर गया, उसने वादा पूरा किया। अब उसने उसके बाप को भी उसी रास्ते से चीन बुला लिया, बॉर्डर पार करके नॉर्थ कोरिया से। अब पूरा परिवार नॉर्थ कोरिया पार कर चुका था। बाप योनमी के पास आता है। सामने वाले उस दलाल का मन भर चुका था। वो माँ बेटी को बुलाता है। उसके बाद बाप के साथ उनको एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन जो एक NGO के तौर पर काम कर रही थी वहाँ पर, उनके पास भेज देता है और कहता है कि ठीक है, अब तुमको हम आज़ाद करते हैं। अब तीनों बाप माँ बेटी सभी आज़ाद थे। वो ऑर्गेनाइजेशन इनको फिर चीन से मंगोलिया ले जाती है और मंगोलिया जाने के बाद ये तीनों वहाँ से साउथ कोरिया पहुँचते हैं एक शरणार्थी के तौर पर। साउथ कोरिया के बहुत सारे लोग ऐसे जो तकलीफ़ में थे, जो अपनी जान बचा कर निकले, उनकी मदद कर रहा था। करीब 7 साल के बाद माँ और दोनों बेटियाँ, इनका मिलन होता है साउथ कोरिया में। बाप भी वहीं, साउथ कोरिया सरकार ने इनकी मदद की। तीनों ने वहाँ नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को बसाना शुरू किया। बड़ी बहन और माँ और बाप ने तो सब कुछ समझौता कर लिया था, लेकिन छोटी बेटी यानी यनमो यार्क के जहन में वो सारी चीज़ें ताज़ा थी जो उसके साथ चीन में हुआ और उससे पहले जो बरसों उसके और उसके बाकी उसकी जैसी लड़कियों के साथ नॉर्थ कोरिया में हुआ। उसने कहा कि नहीं, अब वो साउथ कोरिया में खामोश अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारेगी, बल्कि ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ेगी, पूरी दुनिया को अपनी कहानी बताएगी। इसके बाद सबसे पहले उसको आयरलैंड डबलिन में मौका दिया गया, एक प्लेटफॉर्म दिया गया, एक ह्यूमन राइट्स समिट में 2014 में। उसने वहाँ नॉर्थ कोरिया की सच्चाई बताई कि इस दुनिया के नक्शे पर नॉर्थ कोरिया के अंदर जो होता है उसकी सच्चाई 2% भी बाहर नहीं आती है। उसकी जब सच्चाई सुनी, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद अब उसे हर फोरम पर इनवाइट किया जाने लगा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ जनरल स्टडीज़ ने इस डबलिन के उसके भाषण को सुनने के बाद यनामो याक को अमेरिका आने की दावत दी। वो वहाँ पहुँची और वहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को अपने यहाँ रखते हैं जो इस तरह की आवाज़ उठाते हैं। वहाँ जाने के बाद यनामो अब वहीं रहने लगी। एक अमेरिकन लड़के से प्यार हुआ, उसको उसकी सारी कहानी मालूम थी। दोनों ने तय किया कि वो शादी करेंगे। दोनों ने शादी कर ली, उनका एक बेटा हुआ। और अभी ये तीनों शिकागो में बहुत हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं।
अब सवाल ये है कि ये सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन बाहर आने के बाद यूनामो ने क्या खुलासा किया था, जिसको लेकर पूरी दुनिया में एक वक्त कोहराम मचा। तमाम इंटरनेशनल मीडिया ने उसको प्रमुखता से छापा, दिखाया, और ऑर्गेनाइजेशन ने उसे बुलाया और उसकी ज़ुबानी नॉर्थ कोरिया की कहानी सुनी। तो अब बारी उसी कहानी को सुनाने की है। कहानी प्लेजर स्क्वाड की। यूनामो ने जो कहानी सुनाई वो सिहरन पैदा करती है। प्लेजर स्क्वाड पूरे नॉर्थ कोरिया के उन तमाम, ख़ास तौर पर स्कूलों में, क्योंकि वहाँ कम उम्र की लड़कियाँ पढ़ती हैं, ये उन लड़कियों के शोषण की कहानी है। और उनमें से एक यूनामो थी, लेकिन खुशनसीब थी कि कुछ वजहों से वो बस खुद को लुटाने से बच गई। जो उसने खुलासा किया उसमें यह है कि नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन के जो दादा थे, किम जोंग इल, उस दौर से एक परंपरा चली आ रही है, और वो है प्लेजर स्क्वाड की परंपरा। 70s के दौर में जब किम जोंग इल के पिता बीमार पड़े तो किसी ने उससे कहा कि अगर कम उम्र की लड़कियों को इनके साथ रखोगे तो इनकी उम्र बढ़ेगी। उसके बाद उसने तलाश करना शुरू किया। नॉर्थ कोरिया के जितने भी स्कूल थे अपने लोगों को भेजा, और वहाँ चुन चुन कर एक लड़कियों को चुना जाता। उन तमाम लड़कियों में से कुछ को सिलेक्ट करते, लेकर आते, लेकिन उस सिलेक्शन में कुछ शर्तें थीं। एक, कि वो नॉर्थ कोरिया के लिए वफादार लड़कियाँ हों, उनका कोई परिवार का सदस्य साउथ कोरिया में न रहता हो, और वहाँ जो किम जोंग की पूरी सल्तनत चली आ रही है वो उससे बगावत न करें कभी। इन सब के बाद खूबसूरत होनी चाहिए, उनके पूरे जिस्म में कोई दाग नहीं होना चाहिए, और वो कभी सवाल न पूछें। तो किम जोंग उन के जितने भी सरकारी अफसर, वो तमाम लोग पूरे साल स्कूलों का दौरा करते और एक एक लड़कियों को देखते, ताकि कोई खूबसूरत लड़की उनकी नज़रों से छूट ना जाए। फिर उनमें से वो हर बार 25 लड़कियों को कई दौर के सिलेक्शन के बाद फाइनल करते, और आखिर में उन 25 लड़कियों को किम जोंग उन या उससे पहले उसके फादर, उसके दादा के सामने परोसा जाता था। ये सिलसिला 1970 से चला रहा था। यूनामो याब के मुताबिक उसको 2 बार सिलेक्ट किया गया। पहली बार उसको जब सिलेक्ट किया गया तो उसे मालूम था कि उसकी ज़िंदगी क्या होनी है, क्योंकि वहाँ पर प्लेजर स्क्वाड के बारे में सब जानते थे। लेकिन उसका किस्मत ने साथ दिया। जब पहले फेज़ में उसको चुना गया, अब सेकंड फेज़ में जाना था, तो उसकी फैमिली स्टेटस बीच में आ गई। चूँकि वो एक गरीब थी, फादर के बारे में पता था कि ये स्मगलर है, चाइना बॉर्डर के साथ छोटी मोटी चोरियाँ करता है। तो किम जोंग उन के महल तक पहुंचने के लिए स्टेटस फैमिली बहुत ज़रूरी थी, कि थोड़ी हाई स्टेटस से हो, फैमिली बेदाग हो, साउथ कोरिया से कोई मतलब नहीं हो। तो जब फैमिली स्टेटस पता चला तब उसे साइड कर दिया गया। उसी के कई दोस्तों को, उनमें से एक एक कर कई स्टेज में फाइनल उनका सिलेक्शन हुआ था। जो पूरे सिलेक्शन का जो प्रोसेस था, जो बताया है यूनामो ने, वो ये है कि पहले तो सबसे 1000 लड़कियों में से वो करीब 200 लड़कियों को चुनते हैं। फिर उन 200 लड़कियों को ले जाने के बाद उनको एक एक बारीकी से उनका मुआयना होता है, फैमिली स्टेटस, बैकग्राउंड, रिकॉर्ड, क्रिमिनल्स, साउथ कोरिया का रिलेशन, ये सब चेक किया जाता है। जब सब चेक हो जाता उसके बाद फिर उनके जिस्म पे दाग देखे जाते, उसमें से भी कई लड़कियों को फिर रिजेक्ट कर दिया जाता, और आखिर में जो सबसे खूबसूरत 25 लड़कियां होती उनको फाइनल ट्रेनिंग दी जाती, और उनको ट्रेनिंग देने के बाद इस प्लेजर स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाता। प्लेजर स्क्वाड की शर्त यही थी कि इसमें सिर्फ 25 लड़कियां होंगी। उसके बाद जब ये प्लेजर स्क्वाड का हिस्सा हो जाती तो फिर इन्हें ख़ास ट्रेनिंग दी जाती, उठने की, बैठने की, बात करने की, कपड़े पहनने की। और जब सब कुछ हो जाता तो फिर इन 25 लड़कियों को 3 अलग अलग स्टेज पे काम करना होता। पहला, इन्हें जो भी किम जोंग उनके या उनके बड़े सरकारी अफसरान, आर्मी के लोग, उनको खुश करना। दूसरा, उनके लिए म्यूज़िक, डांस, ये सारी चीज़ें करना। और तीसरा, फिर एक सेक्स स्लीव की तरह
परोस दिया जाना अलग अलग बड़े बड़े कमांडर अफसरों के आगे, और ये सारी एक मुद्दत में होती है, एक टाइम फ्रेम के अंदर होती है। जब ये तीनों चीज़ें हो जाती और उसके बाद अब ये होता कि काफ़ी दिन हो गए, क्योंकि प्लेजर स्क्वाड हर बार रिन्यू होना था हर साल, तो फिर लगता कि अब ये किसी काम के नहीं है। तो फिर जो किम जोंग उन के महल के बॉडीगार्ड या फिर सरकारी या फौजी अफसरान बड़े बड़े उनके जो बॉडीगार्ड और सिक्योरिटी गार्ड होते, उनसे कहा जाता अब तुम इनसे शादी करो। अब सोचिए एक बॉडीगार्ड, उसे पता है कि इन लड़कियों के साथ क्या जुल्म हो रहा, हालांकि वो भी उसका पार्ट है, आवाज़ उठाएगा नहीं क्योंकि जान जाएगी। तो जब सब कुछ हो जाता तो फिर उनके सर बांध दिया जाता और कहा जाता कि अब तुम लोग इससे शादी करो। जो लड़कियां, तो खुलासा किया इसने यूनामो ने कि वहाँ जाने के बाद जब उनको जानवरों की तरह नोचा खसोटा जाता, एक एक दिन में कई कई मेहमानों के सामने परोस दिया जाता, तो उन्हें लगता कि इससे अच्छा तो मौत है, गले लगा लो। अगर किसी ने मरने की कोशिश की तो उसको मारते तो थे, लेकिन और तकलीफ दे मौत देकर। जिन लोगों ने वहाँ से निकलकर भागने की कोशिश की उन लड़कियों का कभी पता नहीं चला। जिन लोगों ने इन सारी चीज़ों से हार कर गार्ड बॉडीगार्ड से शादी कर ली, उनके परिवार वालों ने उन्हें जिंदा देखा, और जो नहीं इन सारी चीज़ों को जिन्होंने माना, उनकी शक्ल उनके घर वालों ने कभी नहीं देखी। यूनामो सिर्फ इस मामले में लकी थी क्योंकि उसके फादर का रिकॉर्ड ठीक नहीं था और उसका फैमिली स्टेटस इतना हाई नहीं था। जो दूसरी इसमें कहानी है वो ये है कि फैमिली स्टेटस को देखते हुए वहाँ के जो बड़े ताकतवर लोग हैं नॉर्थ कोरिया में, उनके अपने परिवार तक नहीं बचे। उनके परिवार की लड़कियां भी अगर किसी स्कूल में हैं, और ये जो प्लेजर स्क्वाड चुनने वाली जो कमेटी है, बाकायदा कमेटी होती है, उसमें मेंबर होते हैं जिसमें सारे मार्किंग देते हैं कि ये इस लड़की में अगर इतने नंबर हैं तो ये परफेक्ट है। उनके सीनियर्स को भी पता नहीं होता कि ये हमारे बॉसेस के घर की बच्चियां हैं, लेकिन वो अपनी कमेटी है, कमेटी के कुछ उसूल हैं, उसी हिसाब से सिलेक्ट कर रहे हैं। कई ऐसी चीज़ें आई कि जब इन लड़कियों को प्लेजर स्क्वाड में बना लिया गया और उसके बाद किम जोंग उन के महल में इनको पेश किया गया और फिर बड़े बड़े अफसरों के सामने उनको परोसा जाना था या उनका डांस और बाकी चीज़ें हो रही थी, उनसे कई बच्चों के बाप उसी महफिल में शामिल थे और उन्हें पता भी नहीं था कि उनकी बच्चियां यहाँ आई। वो किसी और तफरीह और मनोरंजन के लिए पहुँचे, लेकिन मुंह नहीं खोल सकते, इसलिए उन्हें मालूम है किम जोंग उन के सामने मुंह खोलने का मतलब है सिर्फ मौत। ऐसी हजारों लड़कियां प्लेजर स्क्वाड की किम जोंग उन के इस महल में भेजी गई, परोसी गई, और इनमें से कितनी गायब हो गई, कितनी दुनिया में नहीं है, किसी को नहीं पता, न किसी ने सुध ली, यहाँ तक कि उनके माँ बाप ने भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप को भी पता है मुंह खोलने का मतलब सिर्फ मौत है। जब ये सारी कहानी यूनामो ने दुनिया के सामने रखी तो एक अपील की थी ह्यूमन राइट के जितने भी करता धरता या दम भरने वाले लोग हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो, UNHRC हो, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन हो, कि आप लोग बातें तो बहुत करते हैं, पर एक एक बार जाकर करीब से झांक कर देखिए कि इंसान इसी इंसानों की दुनिया में किस तरह और कैसे कैसे रह रहा। एक लड़की की आप बीती थी, सैल्यूट है यूनामो को जिसने इतने सब कुछ सहने के बाद खड़ी रही, डटी रही, और आज कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी हर बात किम जोंग उन तक पहुँचे। उसने इसी वजह से अपना एक यूट्यूब चैनल खोल रखा है और उस यूट्यूब चैनल के ज़रिए वो नॉर्थ कोरिया की ही सारी बातें करती है और नॉर्थ कोरिया के लोगों को जगाने की बात करती है। और उसका ये कहना है कि मुझे यकीन है कि मुझे इसी मौत से पहले नॉर्थ कोरिया में बदलाव देखूंगी और मैं एक बार वापस अपने घर नॉर्थ कोरिया जाऊंगी। हालांकि फ़िलहाल वो शिकागो में है। इसी नॉर्थ कोरिया के बारे में, ये तो सिर्फ प्लेजर स्क्वाड की बात कर रहा हूँ, नॉर्थ कोरिया कभी फुटबॉल बहुत अच्छा खेला करती थी। 1966 में पहली बार कोई एशियन टीम थी जो वर्ल्ड कप फीफा में क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी, बहुत बड़ा उलटफेर करते हुए। तब इटली को नॉकआउट कर दिया था नॉर्थ कोरिया ने, और एशिया की पहली टीम थी जो फीफा वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी। तो पूरी दुनिया ने कहा ये क्या हो गया, इटली जैसी टीम को नॉर्थ कोरिया ने बाहर कर दिया। बड़ी मतलब ये था कि अब जश्न होगा, इससे अच्छी टीम कुछ नहीं।
1966 की बात है। लेकिन फिर अगला मैच पुर्तगाल से वो हार गए, शायद 3-2 का स्कोर था। जैसी ही हारी, लगा नॉर्थ कोरिया की टीम को इस बार जाएंगे तो उस वक्त जो किम जोंग इल स्वागत होगा, बड़ी खुशी होगी। बट वहाँ जब पहुँचे तो इन सारे फुटबॉलर को सज़ा दी गई। सज़ा दी गई कि तुम हार कैसे गए, तुम 3-2 से कैसे हार गए। और उसके बाद जो मैनेजर है उसको कहा गया कि अब तुम लेबर का काम करोगे। मैनेजर से मजदूरी कराई गई, फुटबॉलरों को सज़ा दी गई, पब्लिकली ह्यूमिलेट किया गया। और कहते हैं कि उनमें से कई तो ऐसे थे जो गायब हो गए। सेम उसके बाद एक और वर्ल्ड कप में जब नॉर्थ कोरिया की टीम पहुंची तो वहाँ पर उसने शुरू के 3 मैच खेले थे। तो नॉर्थ कोरिया को ये लगा था कि यार ये मैच तो टीम इतना अच्छा खेलेगी नहीं, और पहला ही मैच ब्राज़ील से था। इत्तेफाक से ब्राज़ील से 2-1 से सिर्फ हारी, इनको लगा था 8-10 गोल से हारेगी। तब वहाँ पे मैच लाइव नहीं दिखा रहे थे। तब फिर किम जोंग ने ऑर्डर दिया कि नहीं, हमारी टीम अच्छा खेल रही है, अगला मैच लाइव दिखाएंगे। बदकिस्मती देखिए, नेक्स्ट मैच जो था वो पुर्तगाल से था, पुर्तगाल रोनाल्डो वाली टीम, और नॉर्थ कोरिया 7-0 से हार गई। इसके बाद नेक्स्ट मैच जो था वो आइवरी कोस्ट से था, 3-0 से हार गई। ब्राज़ील से इतना अच्छा खेलने के बावजूद जब ये दोनों मैचें हार गई तो फुटबॉल खेलने वाले ये तमाम खिलाड़ी इस उलझन में थे कि घर कैसे जाए। वहाँ एक जब भी फीफा वर्ल्ड कप या बाकी चीज़ों के लिए वहाँ की टीम निकलती है तो उनके बड़े सारे गाइडलाइंस होते हैं, बताया जाता है वहाँ जाना है, कहाँ ठहरना है, किसी अनजान देश के लोगों से नहीं मिलना है, ग्राउंड पे भी खेलना है तो अपने खिलाड़ियों से बात करना है, अपने देश के बारे में कुछ नहीं बोलना है, अपने हुक्मरान के बारे में कुछ नहीं बोलना है, और सीधे मैच ख़त्म, जो कुछ ख़त्म, वापस यहाँ आना है। किसी और ख़ासतौर पर साउथ कोरिया की टीम के साथ तो आपको घुलना मिलना ही नहीं, ना साउथ कोरियन के साथ। अब एक मौका ऐसा आया था जब इन लोगों को लगा कि इस हार के बाद शायद वहाँ सज़ा मिलेगी या फिर मार देंगे। बहुत सारे प्लेयर ने मिलकर तय किया कि नॉर्थ कोरिया लौटते ही नहीं है, बच जाएंगे। लेकिन जो उनके मैनेजर और साथ में जो टीम के मेंबर चलते हैं, उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि देखो आसान नहीं है, तुम तो नहीं लौटोगे, तुम्हें कोई भी शरण दे देगा, लेकिन तुम्हारी पूरी फैमिली नॉर्थ कोरिया में है, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे नानी दादी, भाई बहन, बच्चे, रिश्तेदार, वो एक एक को मार देगा। तो तुम्हें एक अपनी पूरी फैमिली के 8-10 लोगों को मरते हुए देखना है या फिर तुम्हें अकेले और उनको जीते हुए, फैसला तुम्हारे हाथ में है। कहते हैं हर फुटबॉलर ने तय किया चलो खुद की कुर्बानी देते हैं, फैमिली को बचाते हैं, वापस लौट कर आए नॉर्थ कोरिया में। बहुत सारे फुटबॉलर तो गायब हैं, कुछ फुटबॉलर तो ऐसे गायब हुए कि खुद फीफा ने इंक्वायरी कमेटी बिठाई। उनको जब कंप्लेंट मिली और उन्होंने पूछा कि फुटबॉलर कहाँ हैं, आज तक पता नहीं। नॉर्थ कोरिया रहस्यों का देश है और इन्हीं रहस्यों को अब यूनामो यार्क बाहर निकल कर एक एक कर उससे पर्दा हटा रही है। पता नहीं अभी और कितनी कहानियाँ होंगी इसमें, लेकिन वाकई अजीब देश और अजीब शासक है और उसके अजीब शौक है। पूरे नॉर्थ कोरिया में हेयर स्टाइल वही होता है जो किम जोंग उन का होता है। किम जोंग उन से हट कर अगर किसी ने अपने बाल कटा लिए, जेल उसका इंतज़ार करती है। तो आज की कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज हमारे सीनियर कैमरामैन कृपाल सिंह जी, जिनके साथ मैं इराक गया था, मौसूल गया था, बड़े अच्छे इंसान हैं, जिनका मैंने खाना खाया था वहाँ पे, वो ले गए थे वेज और मैं भी वेजिटेरियन बन गया तो उन्होंने खूब खिलाया। तो उनकी धर्मपत्नी, उनकी वाइफ और उनकी धर्मपत्नी यानी पूनम सिंह जी का बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे भाभी, आप हमेशा अच्छी रहें, खुश रहें, और इनके दोनों लायक बहुत बेटे भी हैं। शिकारपुरी भी कह रहे हैं कि मेरी तरफ से भी विश कर दीजिए, तो विनोद शिकारपुरी भी पूनम भाभी आपको विश कर रहे हैं। एंड कृपाल भाई, एंजॉय योर डे, पार्टी बाद में दे दीजिएगा। सर्वेश निर्मल, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सर्वेश जी। और ये यूपी पुलिस में है, तो सर्वेश भाई कभी मौका मिला तो आपसे ज़रूर मिलूँगा, एंड हैप्पी बर्थडे। सूफियान सारा हसन, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सूफियान सारा। और ये टीचर फिरोज़ा की बेटियां हैं और मलेशिया से हैं। अब इन्होंने टीचर फिरोज़ा लिखा, तो टीचर आप टीचर हैं वो वाली
उस्ताद वाली या फिर टीचर आपके नाम में ही है, बताइएगा ज़रूर। बट हैप्पी बर्थडे सुफियान। साथ ही रोहित साहू, कल इनका जन्मदिन है, कल संडे है, कल कहानी तो होती नहीं है, कल फॉलो अप होता है। तो हैप्पी बर्थडे रोहित आज ही आपको। और ये भेजा एकता कश्यप ने है। इसके अलावा आज विभोर भट्ट जी की मम्मी पापा, माँ बाप, इन दोनों की एनिवर्सरी है। तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई पूरी क्राइम तक फैमिली मेम्बर की तरफ से। साथ ही आज रेखा अधिकारी और मनोज अधिकारी जी की भी मैरिज एनिवर्सरी है। तो आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई भेजा है इनकी बेटियां अनन्या और साथ ही गरिमा और दीपक अधिकारी ने। देवेंद्र कौर और डॉक्टर गुरप्रीत सिंह जी, इन दोनों की भी मैरिज एनिवर्सरी है। तो देवेंद्र जी और गुरप्रीत सिंह जी, आप दोनों को भी बहुत बहुत मुबारक बधाई, ये नोएडा से हैं। इसके अलावा प्रतीक्षा और चंदन शुक्ला, इन दोनों की भी आज मैरिज एनिवर्सरी है। तो प्रतीक्षा जी और चंदन जी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। साथ ही निखिल, ये अहमदाबाद से हैं। निखिल ने भी एक बड़ा खूबसूरत मेल लिखा है। इन्होंने लिखा है कि चूँकि ये अपनी माँ के साथ रहते हैं, मम्मी के साथ रहते हैं और कोई देखभाल के लिए है नहीं, इनके पास कम से कम 9-10 शादी के ऑफ़र आए थे यूएस से, पर इन्होंने सभी ठुकरा दिया क्योंकि ये अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। मैंने पहले भी कहा था, हमारी क्राइम तक फैमिली मेम्बर में बहुत अच्छे लोग हैं तमाम। तो निखिल भाई, आपकी इस सोच से और आपके इस जज्बे से और अपनी माँ के इस प्यार को देखते हुए बहुत सारे नौजवान सीखेंगे। बट हाँ, शादी ज़रूर कीजिएगा। देखिए, दोनों चीज़ें हैं लाइफ में, माँ बाप की खिदमत, उनसे मोहब्बत, उनका देखभाल, ये भी ज़रूरी है और साथ ही शादी भी ज़रूरी है। कोशिश यही होनी चाहिए कि शादी के बाद भी पति पत्नी दोनों माँ बाप से उतना ही प्यार करें। तो कभी अच्छी लड़की देखें और यही मिल जाए तो दुआ है आपकी यहीं शादी हो जाए, और मौका मिले शादी वादी हो तो बुलाइएगा, हम लोग भी पहुंच जाएंगे। साथ ही आज नन्हे सिंह, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा आयुष शुक्ला और आपके माता पिता दोनों को प्रणाम भी, और बस दुआएं और आशीर्वाद चाहिए। एंड थैंक यू सो मच इस प्यार के लिए आयुष, आपका भी, आपके मम्मी पापा का भी। भानु प्रजापत एंड हिमांशु, ये दोनों पति पत्नी हैं और दोनों दिल्ली मेट्रो में लोकल पायलट हैं। बड़ा अच्छा लगा, कभी चलिए, हालांकि मेट्रो में ज़माना हो गया चढ़े हुए। एक बार बता दीजिएगा कि आप किस मेट्रो में कहाँ से कहाँ तक है, तो मैं आता हूँ मेट्रो में फिर मिलने आपसे। एंड थैंक यू। और इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। वसीम अहमद, थैंक यू आपका भी। तो कहानी में आज इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी फॉलो अप में। फॉलो अप में एक ऐसी कहानी, नरेंद्र दाभोलकर, नाम आपने सुना होगा। इस देश में अंधविश्वास, तंत्र मंत्र, जादू टोना के खिलाफ किसी शख्स ने आवाज़ उठाई, और जिस आवाज़ उठाने की वजह से इस देश का पहला स्टेट महाराष्ट्र बना जहां अंधविश्वास विरोधी कानून लागू हुआ, उनके मर्डर केस पर एक फैसला आया। इस फैसले को आपको सुनना चाहिए, इसलिए कि इस केस में जिस पिस्टल से गोली चली थी, कहा गया कि कातिल ने उस पिस्टल को समंदर में फेंक दिया। सीबीआई को जांच दी गई। सीबीआई ने उस पिस्टल को कहा समंदर में ढूंढेंगे। अब समंदर से कैसे ढूंढें? दुबई की कंपनी को ठेका दिया। दुबई की कंपनी कुछ मशीनें लेकर आई। उसके बाद वक्त लगा, 7.5 करोड़ रुपए में वो पिस्टल ढूंढा गया। सिर्फ उसके ढूंढने पर जो खर्च आया था वो 7.5 करोड़ रुपए। लेकिन जब पिस्टल मिला फिर क्या हुआ था? सर पकड़ लिया था सबने। पूरी कहानी कल फॉलो अप में रात 9 बजे संडे को, और बाकी कहानी के साथ मंडे को आपसे मुलाकात होगी रात 9 बजे। और मंडे में आपको कुछ बताऊंगा भी, मैंने कल भी कहा था मंडे भी बताऊंगा। तो लास्ट में आपको वापस एक बार फिर से याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां कुकू FM डाउनलोड करके कुकू FM में 7 दिन का फ्री ट्रायल शुरू किया है। इन 7 दिनों के दौरान आप पूरे प्लेटफॉर्म पर कोई भी शो सुन सकते हैं, जिनमें 5000 शो शामिल हैं, बल्कि 5000 से ज़्यादा हैं बिल्कुल मुफ्त। तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।